मॉर्निंग। प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट और यूनिट है आपकी थर्ड। अब यहाँ पर एक कमांड में है कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक दोनों पार्ट है। पी ब्लॉक किसे कहते हैं कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक में एंट्री करता है तो वो पी ब्लॉक्स एलिमेंट कहलाते हैं, और लास्ट एलिमेंट्स एस ब्लॉक में एंट्री करता है तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर इसमें के 7 तो पीरियड्स एंड 18 क्लास होते हैं, यानी 18 तो क्लास एंड 7th पीरियड्स है। अब 7th पीरियड्स में 4 भागों में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट यहाँ पर एलिमेंट्स है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स है, इसको फर्स्ट ए वर्ग और ये क्या होगा सेकंड ए वर्ग, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आ गया आपका क्षारीय धातु जिसको एल्किन मेटल्स बोलते हैं, दूसरा क्या है यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु जिसको बोलते हैं एल्किन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु। जो फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, सेकंड के रूप में यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन्स डी कक्षक में भाग लेता है तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पर आपके आएंगे 13 से यहाँ पर जो 18 एलिमेंट्स आते हैं बीच में, सॉरी फर्स्ट सेकेंड 3 से आपका 12 तक जो एलिमेंट्स आता है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो बाद में बच गया है उसी को क्या बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक में आपके ज़्यादातर या तो धातु भी हो सकती है, अधातु भी हो सकती है, और मेटेलिड नॉन मेटेलिड कंपाउंड हो सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें सभी आपका मेटल्स प्रेजेंट होगा, मेटल प्रेजेंट होगा। अब इसका यहाँ पर 2 डिवाइडेड है, एक तो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। एफ ब्लॉक भी 2 प्रकार के हैं, एक तो लैंथेनाइड और दूसरा क्या है एक्टिनाइड है। अब यहाँ पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? इधर पी ब्लॉक के एलिमेंट में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब इसमें आपके 13 से 18 तक जो वर्ग प्रेजेंट होते हैं, एक तो आपका 13वें वर्ग, 14वें वर्ग, 15वें वर्ग, 16वें वर्ग, 17वें वर्ग और आपके 18वें वर्ग। अब यहाँ पर 13वें वर्ग में एलिमेंट आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और आपका थेलियम। ये तो आपका 13वें वर्ग के तत्व है जिसको बोलते हैं थर्ड ए एलिमेंट। नेक्स्ट आपका है 14वें वर्ग के तत्व है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी। एसएन एंड पीबी ये आपका, इसको बोलते हैं यहाँ पर 4th ए वर्ग के तत्व। उसके बाद में यहाँ पर 15वें वर्ग के तत्व है एन पी, ए एस, एस बी एंड बी आई। इसको बोलते हैं यहाँ पर 5th ए क्लास के एलिमेंट। उसके बाद में यहाँ पर 16वें वर्ग के तत्व है
ऑक्सीजन, पोलोनियम। अब ये ऑक्सीजन परिवार है। उसके बाद में यहाँ पर हेलोजन कंपाउंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टीन। उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट वाला कंपाउंड है वो हेलोजन ग्रुप है। हीलियम 2 नंबर पर आएगा, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये रेडॉन एलिमेंट है। अब यहाँ पर ये 16 वर्ग के तत्वों को 6A क्लास के एलिमेंट कहते हैं। ये 7th A वर्ग के एलिमेंट है और ये 8A वर्ग के एलिमेंट हो गए। इसी यहाँ पर ये पूरे P ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखो इसके अलग अलग नोमेनकल्चर है। ये इस 13वें वर्ग को बोलते हैं बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं यहाँ पर? बोरोन परिवार। नेक्स्ट आपका जो 14वें वर्ग है 4th A वर्ग के, उसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपके 15वें वर्ग को, इसको बोलते हैं यहाँ पर प्लेटोजन। प्लेटोजन नाम से भी बोलते हैं या नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर प्लेटोजन, प्लेटोजन परिवार, प्लेटोजन। ऑक्सीजन परिवार यानी 16वें वर्ग को बोलते हैं चेल्कोजन। चेल्कोजन। और 17वें वर्ग को बोलते हैं आपका हेलोजन फैमिली। हेलोजन परिवार। और लास्ट वाले जो 18वें वर्ग के एलिमेंट है उसको बोलते हैं अपन निष्क्रिय गैसें या निष्क्रिय या अक्रिय गैसें के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर ये P ब्लॉक की पूरी पीरियोडिक टेबल की यहाँ पर सारणी है। अब इसका कार्य क्या क्या हो, तीनों में ये कंडीशन है कि आप इसमें मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है एंड मेटलोइड भी हो सकता है। मेटलोइड का मतलब होता है कि उसमें धातु के भी गुण हो सकते हैं और अधातु के भी गुण हो सकते हैं, यानी मेटलोइड भी बोल सकते हैं। अब इसमें प्लेटोजन है, ये उर्वरक यानी खाद के रूप में, इसको उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। चेल्कोजन को बोलते हैं एस के रूप में, इसको यूज में लिया जा सकता है। और हेलोजन परिवार है, हेलोजन परिवार आपका जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं लवण निर्माण, लवण निर्माण के रूप में इसका यूज किया जाता है। और आपको निष्क्रिय को आपको पता है कि यहाँ पर ये इनर्ट गैसें हैं और यहाँ पर गैसों के रूप में कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है। और स्टेबल होने के कारण आपका यहाँ पर जो हीलियम है, निष्क्रिय अक्रिय गैसें हैं, स्टेबल बनती हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। इसके बाद में इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। अब फर्स्ट में यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर इसके गुण, P ब्लॉक एलिमेंट के गुण। अब यहाँ पर गुण में अलग अलग है। यहाँ पर इसका 1 नंबर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। मैं एक बार नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता भी हो सकती है। दूसरा आपका परमाणविक आकार भी हो सकता है, जिसको एटॉमिक साइज भी बोलते हैं। परमाणविक आकार, परमाणविक नेक्स्ट आपका है आयनिक त्रिज्या। फोर्थ आपका है विद्युत ऋणता, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बोलते हैं, विद्युत ऋणता।
5 है आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ये आपके 5-6 पॉइंट है जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा। एक नंबर है इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु आकार, नेक्स्ट है आयनिक त्रिज्या और यहाँ पर विद्युत ऋणता और उसके बाद में है ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहाँ पर फर्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता एक नंबर है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी एटम्स मान लो, उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ सेल रिप्रेजेंट है। अब सेल में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर इस प्रकार से सभी सेल में आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस प्रकार से। अब आपको जो कोई एटम है तो वहाँ पर नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों का सामंजस्य रहेगा तभी यहाँ पर एटम स्टेबल बनेगा, अन्यथा यहाँ पर स्टेबल नहीं बनता है। दूसरा, नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी है उसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक रेडिएशन जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसका मतलब है कि परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि बाह्यतम कोश यानी सबसे बाहर वाला कोश है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए आवश्यक एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहलाती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर ये कोई एटम है, मान लिया कोई भी पी ब्लॉक का है, इसमें से मैंने कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा A- आयन। अब इससे जो यहाँ पर देने के लिए आवश्यक एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन EF फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 प्रकार की होती है, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तीनों यानी अलग अलग है। एक एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं इसका। आपका यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4। कहने का मतलब बाह्यतम कोश में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 तो s में और 4 क्या है p ऑर्बिटल में। 4 p ऑर्बिटल में हैं, तब आपको यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में पहले से इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। अब यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँ, एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पर यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट बनेगा यानी इसका बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p5 है। अब इससे भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा, तो अधिक आने पर आपका बनेगा O- आयन। अब इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता फर्स्ट है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिकतम है। ये इलेक्ट्रॉन अधिकतम एक इलेक्ट्रॉन वापस और ऐड करेगा तो यहाँ पर बनेगा O-, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से ऐड होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा O2- आयन है। ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकंड, इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकंड। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यानी इसका मतलब है कि ऑर्बिटल में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो 5 हो गया, वापस एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये ऑर्बिटल पूरा फील्ड ऑर्बिटल है। अब एक इलेक्ट्रॉन और मैं बढ़ा दूँ, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा O- आयन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका O3- आयन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या बन जाएगी आपकी थर्ड। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रथम, सेकंड और थर्ड 3 वैरायटी निकल के आई है। अब ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या अधिक है, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक रहेगी तो वो ज़्यादा स्टेबल वो ही बनेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर थर्ड ए वर्ग के
थर्ड ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद में यहाँ पर सेकंड है और उसके बाद में आपका क्या है फर्स्ट ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका परमाणु आकार भी हो सकता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी हो सकता है, भेदन क्षमता भी हो सकती है और शील्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव भी हो सकता है। उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता में आपका इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इसके 3 फैक्टर्स हैं आपके। एक तो आपका होता है परमाणु आकार और दूसरा आपका होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको बोलते हैं जेब से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो प्रभावी का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज को Z से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ब्रैकेट में शॉर्ट में बोलते हैं Z और ये इफेक्टिव हो तो डबल एफ, तो यहाँ पर जेब से भी रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है आपका शील्डिंग इफेक्ट जिसको परिरक्षण प्रभाव करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव, शील्डेड कर देना, आवृत हो जाना, शील्डिंग प्रभाव। अब ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट कैटेगरीज डिटरमाइन करेगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी अब एक दूसरे के सिमिलर, तीनों एक दूसरे के सिमिलर है। मैं एक हिंट बता देता हूं कि आपका जो परमाणु आकार, इधर एक बार इधर बता देता हूं, परमाणु आकार आपका बढ़ेगा, यानी टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आओगे तो आपका परमाणु आकार बढ़ जाएगा, तब इसका यहाँ पर जेब क्या हो जाएगा कम हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक यानी परमाणु आकार में क्या हो जाएगी कमी होगी, और कमी होगी तो यहाँ पर जेब क्या हो जाएगा अपने आप कम हो जाता है। तो एक बात है कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो यहाँ पर जेब क्या हो जाएगा कम हो जाता है, और आपका जेब कम होगा तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है यहाँ पर कम हो जाता है। आवर्त सारणी में इधर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहाँ पर परमाणु यानी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और जेब की वैल्यूज क्या है इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर यानी ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पर यानी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने पर यहाँ पर जेब की वैल्यूज क्या हो जाएगी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, और जेब की वैल्यूज डिक्रीज होगी तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगा। और बातें नेक्स्ट क्लास में।